यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियस की, इट्स स्टेबिलिटी एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से कि व्हाई इज अ न्यूक्लियस स्टेबल। न्यूक्लियस स्टेबल होता क्यों है? बिकॉज न्यूक्लियस में अगर हम ऐसे देखें तो उसमें तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। नाउ वी नो कि भाई हम लोग जानते हैं कि अनचार्ज पार्टिकल के बीच में कोई जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता नहीं है, बट लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बहुत ही लार्ज वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है K Q1 Q2/r²। तो न्यूक्लियस में सोचो सेपरेशन, न्यूक्लियस में जो सेपरेशन है कितना ज्यादा कम है। न्यूक्लियस में सेपरेशन कितना ज्यादा कम है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का डायमीटर होता है न्यूक्लियस का, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का। अभी उसका भी स्क्वायर हो गया और फिर वो डिनोमिनेटर में है, मतलब कितना ज्यादा फोर्स है वो। तो रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा है, देन न्यूक्लियस जो है वो फिर ऐसे लाइक व्हाई डज नॉट इट फ्लाई अपार्ट, हाउ 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 डज इट रिमेन स्टेबल? तो कोई तो होगा जो पकड़ के रखता होगा। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो देखो, इस दुनिया में जितने भी तरह के फोर्सेस हैं उनको चार पार्ट में, चार कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक है स्ट्रॉन्ग फोर्स, नाम ही है स्ट्रॉन्ग फोर्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज यूकावा फोर्स। यूकावा फोर्स, यूकावा इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो ये किसी साइंटिस्ट के नाम के पीछे ये पड़ा हुआ है, इसी ने पहले जो है वो बताया था। नाउ स्ट्रॉन्ग फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड न्यूक्लियर फोर्स इसलिए बोलते हैं। अब ये देखो, स्ट्रॉन्ग, ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है ये। एंड एंड लाइक ये प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में भी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव ही होगा। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में भी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव ही होगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, इनफैक्ट इसका चार्ज से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है ना वो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में भी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी, सबके बीच में ये अट्रैक्टिव ही है। एंड इनफैक्ट तो किसी दो पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, बट इसका कंडीशन बस ये है ना कि ये डिस्टेंस के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, बहुत ही ज्यादा रैपिडली डिक्रीज करता है डिस्टेंस के साथ। तो इसकी वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग तभी होती है, इसकी वैल्यू ज्यादा तभी होती है जब सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कम हो। और कितना ज्यादा कम हो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर का। अगर इस सेपरेशन में, आई मीन इस ऑर्डर का अगर पार्टिकल्स में सेपरेशन है तो ही वो फोर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अदरवाइज क्या होता है, ये फोर्स जो है वो एक्सपोनेंशियली बहुत रैपिडली डिक्रीज करता है डिस्टेंस के साथ। तो ये बहुत रैपिडली डिक्रीज करता है डिस्टेंस के साथ एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो ये डिक्रीज करता है, उससे क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स की जो वैल्यू होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स की जो वैल्यू होगी वो बहुत ही कम हो जाती है डिस्टेंस के साथ। अब देखो, ये जो सेपरेशन है ना 10⁻⁻15 मीटर, इस ऑर्डर का सेपरेशन सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही देखा जा सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस का ही डायमीटर होता है इस ऑर्डर का। तो अदरवाइज एटम का भी साइज इससे बहुत ज्यादा होता है। तो इनफैक्ट एटम्स के अंदर भी ये फोर्स सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। तो ये फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग तभी दिखेगा, सिग्निफिकेंट तभी दिखेगा जब आप न्यूक्लियस के अंदर जाओ। तो ये फोर्स समझो कि आप सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, and this is always attractive and this is responsible for binding of the nucleus. Now एक दूसरा फोर्स है, उसे हम लोग वीक फोर्स बोलते हैं। ये नाम वीक फोर्स है पर उतना वीक है नहीं, बट ये बहुत रेयरली दिखता है। ये दिखता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिके ओनली एंड इनसाइड न्यूक्लियस ओनली। तो ये अपने सिलेबस में कहीं पे आता नहीं है। एंड तीसरा जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो जितने भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, जितने भी एटम्स एटम्स में इंटरेक्शन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आप पढ़े हो, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है आपने। फिर मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ये देखा था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली दोनों सेम ही चीज है। एक उन्हीं को मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना था। आपने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा
कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, जिसको कि आप लॉरेंज फोर्स भी बोलते हो, दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में हो सकता है कि वो उसी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में दिखे, कुछ पार्ट मैग्नेटिक के फॉर्म में दिखे। डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में हो सकता है किसी फ्रेम में पूरा का पूरा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में दिखे, हो सकता है किसी फ्रेम में वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्म में ही दिखे। सो तो टोटल जो होता है उनका कंबाइंड ही होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से लगेगा, या फिर मैग्नेटिज्म, जो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, उसकी वजह से जो इंट्रैक्शन होता है। तो बेसिकली ये जो चार्ज की वजह से और मूविंग चार्जेस, अभी एटम्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स ही घूमते रहते हैं ना, तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही घूमते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? एटम एटम में इंट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स में इंट्रैक्शन होता है, चार्जेस की वजह से इंट्रैक्शन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का घूमना है ना, ये जो चार्जेस का घूमना है, उसकी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर शो करते हैं, उसी की वजह से एटॉमिक एटॉमिक इंट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं। तो जितने भी तरह के आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखते हो आप, चाहे वो टेंशन इन द स्ट्रिंग हो, नॉर्मल हो, ड्यू टू कॉन्टैक्ट सरफेस, फ्रिक्शन हो, what are these? All these are intermolecular forces. And how does this intermolecular force arise? Due to atom atom interaction, molecule molecule interaction. And how does the atom molecule interaction happens? Because of these electrostatic forces, magnetic forces, which you combinedly called as electromagnetic force. तो जितने भी आप नॉर्मल फोर्सेस जो देखते हो आप नॉर्मली, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही हैं, चाहे वो सरफेस टेंशन की वजह से हो, चाहे वो नॉर्मल फोर्स हो, फ्रिक्शन हो, टेंशन हो, है ना, जो भी हो वो। और एक लास्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स पता है कि हाँ भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, वीक फोर्स न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। ग्रेविटेशनल अपने को पता ही है। इसको छोड़ करके बाकी जो भी फोर्सेस अपने को दिखते हैं, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओनली। ठीक है। सो तो ये है, ये क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। एंड कुछ एक थ्योरी है कि पाई मेसॉन्स टाइप का कुछ चीज होता है, उसके एक्सचेंज से उसके एक्सचेंज की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। बट वो पाई मेसॉन्स का एक्सचेंज वगैरह अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग फोर्स में अपने को जानना है कि सेपरेशन जब बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा रैपिडली कम होने लगती है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर न्यूक्लियस बड़ा होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस में मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नो मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी देयर। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को मिला करके हम लोग जानते हैं न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स बड़ा होगा, न्यूक्लियस का साइज, जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स का नंबर ज्यादा होगा ना, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा। न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा कि there will be more number of neutrons and more number of protons. So you may argue कि sir, since there are more number of neutrons and protons, therefore strong force की वैल्यू और ज्यादा बढ़नी चाहिए, because more number of protons and more number of neutrons हैं। ठीक है, नंबर बढ़ना चाहिए, बट न्यूक्लियस बड़ा होने से साइज भी तो बड़ा हो रहा है, और साइज बड़ा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि साइज आर के साथ, सेपरेशन के साथ इसका वैल्यू काफी रैपिडली घटता है। तो न्यूक्लियस बड़ा होने से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स की वैल्यू कम होने लगती है। हालांकि हालांकि साइज आर बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होगा, लेकिन क्या होगा ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेरिएशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स का वेरिएशन और ज्यादा रैपिडली होता है, और ज्यादा रैपिडली होता है। तो न्यूक्लियस का साइज बड़ा होने से क्या होता है कि वहां पे जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कम हो जाता है, एंड वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जो रिपल्सिव है, वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, एंड देयरफॉर इसीलिए हैवियर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अनस्टेबल होने लगते हैं। एंड बिस्मथ 83209 इज द हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। तो हैवीएस्ट जो स्टेबल न्यूक्लियस है ना, एक सेकंड, हैवीएस्ट जो स्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, वो है बिस्मथ 83209। इससे ज्यादा जो भी हैवी न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है। सो हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज, ये याद रखना है आपको, बिस्मथ 83209। तो इसके ऊपर जितने भी है यूरेनियम 92 to 38, थोरियम 92 to 34, जितने भी इससे ज्यादा मास नंबर वाले हैं न्यूक्लियाई, वो सभी अनस्टेबल होंगे। नाउ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो एक चीज और है, वो है कि
Binding energy. So what is binding energy? Binding energy, or we also call it as breaking energy. बाइंडिंग भी नाम है, बाइंड करके रखना, बाइंड और ब्रेकिंग, ब्रेक करना, तो दो कंट्राडिक्टरी चीजें हैं, और यहाँ पे दोनों नाम जो है वो दिया गया है इसे, बाइंडिंग एनर्जी और ब्रेकिंग एनर्जी। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं। और ये हम लोग बाइंडिंग एनर्जी और ब्रेकिंग एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस का निकाल रहे हैं, न्यूक्लियस का। सो लेट अस कंसिडर a nucleus X whose atomic number is Z and mass number is A. So atomic number is Z means number of protons होंगे Z, and mass number का मतलब होता है, this is A is mass number not atomic mass. Atomic mass and mass number are different. एटॉमिक मास तो मतलब उसका एग्जैक्ट मास हो गया, बट मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये दोनों को मिला करके जो होता है वैल्यू, है ना, वो मास नंबर बोलते हैं उसको। तो ये नंबर है बेसिकली, तो नंबर है तो ये हमेशा इंटीजर ही होगा, हमेशा ये इंटीजर ही होगा। सो मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को मिला करके न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। सो बेसिकली स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए, मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो Z होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये तो पता नहीं क्या है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, A माइनस जेड। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज A माइनस जेड, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो Z होंगे। नाउ Z प्रोटॉन्स प्लस A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, Z प्रोटॉन्स प्लस A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, ये मिलकर के बनाते हैं ये एलिमेंट XZA। अब देखो जरा सा ध्यान से, यहाँ पे ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? है ना? हाँ सर क्लियर है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान से जरा कि ये X बना कैसे। तो इसमें प्रोटॉन्स का नंबर है Z और न्यूट्रॉन्स का नंबर है A माइनस जेड। तो Z प्रोटॉन्स और A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, ये दोनों मिलकर के इन्होंने ये एलिमेंट बनाया X। ठीक है, तो अगर हम कहें कि अच्छा भाई टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ, ये देखो जिससे मिलकर के कुछ बन रहा है ये रिएक्टेंट, और जो फाइनली चीज बना वो प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, तो मान लो ईच प्रोटॉन का मास है mp, तो Z प्रोटॉन्स का मास हो जाएगा Z इंटू mp, और प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा एटॉमिक मास ऑफ X। तो एटॉमिक मास ऑफ X जो है वो हो गया टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से जब मिला करके ये बनाएंगे ना एलिमेंट, तो क्या होगा कि थोड़ा सा उसमें क्या होगा कि मास का लॉस होता है। तो थोड़ा सा उसमें मास का लॉस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, एंड वी डिनोटेड बाय डेल्टा एम। तो डेल्टा एम इज लॉस इन मास। तो लॉस इन मास क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। So total mass of reactant क्या हो गया, Z into mass of proton plus A minus Z into mass of neutron. So this is total mass of reactant. और प्रोडक्ट जो है वो ये था XZA, इसका जो एटॉमिक मास है वो है इसका प्रोडक्ट का मास। तो इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सो फॉर एनी न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस के लिए जो यहाँ पे डेल्टा एम होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब मास में थोड़ा सा कमी हुआ होगा। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिला करके अगर कोई आप बनाओगे एलिमेंट कोई भी, तो मास में थोड़ा सा लॉस होगा। और वो जो मास में लॉस हुआ, ठीक है, वो जो मास में लॉस हुआ डेल्टा एम, वो जो मास में लॉस हुआ डेल्टा एम, तो क्या होता है कि जितना मास में लॉस हुआ उतना ही यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, उतना ही एनर्जी रिलीज होता है। एंड हम लोग बनाने में, ये इस चीज को बनाने में, ये एलिमेंट बनाने में उतना ही एनर्जी रिलीज होगा। and वो energy is given by delta m into c square. That energy is given by delta m into c square. So for an example, अभी जैसे क्या है ना, हम लोग समझेंगे इसको कार्बन 12 का एग्जांपल से समझेंगे, बिकॉज कार्बन 12 का हम लोग मास जानते हैं, एटॉमिक मास की एग्जैक्टली 12 AMU होता है। बिकॉज AMU का जो डेफिनेशन होता है वो वही यही AMU का 1 AMU का डेफिनेशन यही से आता है
कि भाई कार्बन 12 का जो एक एटम का मास है ना, उसका 1/12 वही होता है 1 AMU। अब ये कार्बन 12 में कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन्स हो गए, दैट मीन्स 6 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स हैं। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलकर के ये कार्बन 12 बना। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा मास में लॉस हो रहा है कि नहीं। देखो आप यहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे क्या है ना कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यूज लेने हैं इनके, मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा। बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा आप। तो जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को 1 AMU ले लिया, नो नो। ठीक है, उस केस में तो अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लोगे तो 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, आप इसको भी 6 AMU ले लोगे, इसको भी 6 AMU ले लोगे, तो 12 AMU हो जाएगा। अभी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट भी 12 AMU, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी 12 AMU। तो आप तो बोलोगे कि मास में कोई लॉस ही नहीं है, मास डिफेक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू लेना होता है। जैसे मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.00726 AMU एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.008665 AMU। तो अगर आप ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 12.096 AMU। So total mass of reactant is 12.096 AMU and total mass of product carbon 12 जो बना उसका मास है 12 AMU। So what is the loss in mass? मास डिफेक्ट क्या हो गया 12.096 माइनस 12। तो जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हुआ वो हो गया 0.096 AMU। ठीक है, तो जो मास डिफेक्ट हो गया वो हो गया 0.096 AMU। नाउ मास डिफेक्ट जब निकल गया सर थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे। हाँ हाँ, कितना की और सर थोड़ा नीचे, थोड़ा और, अच्छा थोड़ा नीचे और नीचे, हाँ सर, ये इतना, हाँ सर, हाँ। तो देखो ये याद क्या करना है आपको, ये मास एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको याद रखना पड़ेगा। बिकॉज क्वेश्चंस में क्या होते हैं, बाकी सब कुछ दिया रहता है आपको, जनरली किसी एलिमेंट का मास है तो वो दिया रहेगा, बट मेनी टाइम्स दे डोंट गिव द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब दे expect you to remember at least mass of proton and mass of neutron। तो ये आपको ना याद रखना पड़ेगा। लाइक मास ऑफ प्रोटॉन को आप याद रख सकते हो, ये AMU के फॉर्म में याद रखना है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा 1.00728 AMU। ठीक है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आप इसको याद रखिए 1.00867 AMU। ठीक है, एक्चुअली आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में देखोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट फिगर्स मिलेंगे, बिकॉज 7 to 8 इज नॉट एग्जैक्ट। एक्चुअल में 7 to 7 6 और भी आगे होता है बहुत कुछ। तो अभी उसी को कोई ये भी लिखेगा, कोई जो है वो 7 to 8 भी लिखेगा, कोई थोड़ा बहुत और इधर उधर लिखा रहेगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, लाइक इतना चलेगा, इतना चलता है। सो आप यू कैन डू योर कैलकुलेशन पर्पस यूजिंग दिस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टू रिमेम्बर। तो यू कैन रिमेम्बर दिस वैल्यूज, इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो बिकॉज आप 4 डिजिट तक ऐसे याद नहीं रख सकते, आपको कैलकुलेशन भी तो करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, कैलकुलेशन भी तो करना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन आप याद रख सकते हो 1.00728 AMU एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867 AMU। ठीक है, सो सो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 12 AMU है। तो जो मास में लॉस हुआ, जो मास डिफेक्ट हुआ वो कितना हुआ 0.096 AMU। देखो अगर आप बात करोगे मास डिफेक्ट के लिए तो देखो ये तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास ये हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट जो आपका बना वो कार्बन का न्यूक्लियस बना। कार्बन का न्यूक्लियस जो होगा वो उसका मास 12 AMU नहीं होता है। ठीक है, एटम का मास 12 AMU होता है। अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास घटाना पड़ेगा, बट इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। यू कैन नियरली टेक इट एज 12 AMU। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में अप्रोक्सीमेशन
नहीं लेना है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, बट मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, वहां पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, वहां पे ये वाली वैल्यू याद रखनी है। सो मास ऑफ कार्बन 12 न्यूक्लियस आप नियरली 12 mu ले सकते हो, तो जो मास डिफेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 12.096। दिस इज द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। 12 mu, this is the mass of carbon nucleus. Mass defect is 0.096 AMU. 0.096 AMU. This is the mass defect. So binding energy जो होता है ये आप लिखोगे। अच्छा, इतना तक लिख लिया सोमदीप, आगे बढ़े। सर मस्ट डिफेक्ट का लास्ट लाइन लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, प्रीथापाल समझ में आ रहा है? फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है? नहीं सर, ठीक है। चलो तो हाँ सर, तो हो गया। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो होता है जो मास डिफेक्ट है इनटू सी का स्क्वायर, वेयर सी वही सी है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो आइंस्टीन ने जो दिया था ना इम्पोर्टेंट फेमस दिस रिलेशन E = mc स्क्वायर, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, वो यही से ये वही वाला रिलेशन है। ये बाइंडिंग एनर्जी इज मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। नाउ यहाँ पे क्या आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा बार बार? नहीं, देखो हम लोग एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे, उसी को बार बार यूज करेंगे। अगर मास डिफेक्ट है 1 mu, इफ डेल्टा m मास डिफेक्ट इज 1 mu, देन लेट अस फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा उस केस में? सो इट विल बी 1 mu into c स्क्वायर। नाउ 1 mu का वैल्यू डाल देते हैं। 1 mu का वैल्यू ये है 1.66054 into 10⁻⁻27 kg, ये 1 mu हो गया। c का वैल्यू हो गया नियरली 3 × 10⁸, c स्क्वायर हो गया। अभी ये आंसर आ जाएगा आपका एसआई यूनिट में डाला है तो आंसर आपका जूल में आ जाएगा। अभी जूल जो है बहुत बड़ा यूनिट है एनर्जी का, और अपने को इधर न्यूक्लियस और ये सब में बहुत छोटे यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी का छोटा यूनिट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज 1.6 × 10⁻⁻19 joule. So we will convert this joule into electron volt. So 1 joule can be written as 1/1.6 × 10⁻⁻19 electron volt. तो हम लोग इतने से डिवाइड कर देंगे तो अपने को ये आंसर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। ठीक है, सो अभी अगर आप इसको कैलकुलेशन करो तो इट कम्स आउट टू बी 931.49 into 10⁻⁶ electron volt. So you can approximately take it as 931.5 mega electron volt. तो बाइंडिंग एनर्जी अगर मास डिफेक्ट 1 AMU होगा तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आगे से हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो कैलकुलेशन है सी स्क्वायर और ये इतने से डिवाइड करना वो बार बार नहीं करेंगे, हम लोग इस रिजल्ट को ही यूज करेंगे डायरेक्टली। If 1 mu mass gets converted into energy, then energy released is 931.5 mega electron volt. So this is very very important result. Triple star लगाया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। So using this result, find binding energy of carbon 12. So right now we had seen कि carbon 12 के लिए जो mass defect आया था, it was 0.096 mu. So 0.096 mu अगर energy में convert होगा तो कितना होगा energy released? तो वी हैव सीन कि 1 AMU अगर कन्वर्ट होता है एनर्जी में तो एनर्जी रिलीज्ड इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इफ माय मास डिफेक्ट इज 0.096 AMU, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय दिस। तो देखो ये सब इतना रिजल्ट्स यूज करने के बाद, अप्रोक्सीमेशन यूज करने के बाद इतना तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है एग्जाम में। तो मॉडर्न फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत है, मॉडर्न फिजिक्स में रिजल्ट्स बहुत सारे याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन आसान होता है, बन जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का सबसे अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा जेईई एडवांस क्वेश्चन बैंक में ही। तो आपको मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन ट्राई करना होगा तो आप जो है वो सीधा जो है वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर ट्राई करें। तो सबसे बेस्ट सोर्स है अच्छे क्वेश्चंस का, एंड क्वेश्चंस बनते हैं मॉडर्न फिजिक्स के, बनते भी हैं आराम से एडवांस के क्वेश्चंस। तो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एडवांस के लिए स्कोरिंग होता है। अभी तो खैर मेंस है फिलहाल, तो अभी तो टाइम है। सो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखिए, सो लाइक यहाँ पे अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो इट कम्स आउट टू बी 89.424 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 89.424 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी निकला, बाइंडिंग एनर्जी निकला। इसका मतलब ये है कि
कि भाई अगर आप 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को लेकर के और उनको मिलाते हो और कार्बन 12 उससे बनाते हो तो आपको इतना एनर्जी रिलीज होगा। अब ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, मतलब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर के और ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन 12 बना रहे हैं और एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। तब तो ऐसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला मिला करके अलग अलग एलिमेंट बना लेना चाहिए। अब देखो ये इतना आसान नहीं है, ये तो अब उनको मिलाने के लिए तो पहले उनको उतना स्मॉल सेपरेशन पे ले जाना पड़ेगा ना। नाउ जस्ट इमेजिन कि न्यूक्लियस का इतना छोटा साइज होता है, अभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को वो लाइक इन्फिनिटी से उठा करके उतना क्लोज ले जाने में कितना एनर्जी, मतलब वो दैट इज नॉट स्पॉन्टेनियस कि आप ऐसे ही कर लोगे, राइट। सो बट ये कह रहा है कि थियोरेटिकली अगर वो मिलते हैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन और कार्बन 12 बनाते हैं तो इन दैट प्रोसेस दिस मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड। नाउ सो ये बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं इसको। नाउ बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेकिंग एनर्जी भी बोला जाता है। नाउ व्हाई इज बाइंडिंग एनर्जी कॉल्ड ब्रेकिंग एनर्जी? लाइक अगर आपको कार्बन 12 को तोड़ना है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन में, अगर उनको तोड़ना है 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स में एंड एज्यूमिंग के फिर उनके बीच में हम सेपरेशन बिल्कुल इनफाइनाइट कर दें, सेपरेशन बिल्कुल वेरी लार्ज करते हैं, उनको 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन में तोड़ लें, तो हमें इतना एनर्जी देना पड़ेगा। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेकिंग एनर्जी। नाउ अंडरस्टैंड कि क्यों हमें इतना एनर्जी देना पड़ेगा। लाइक अभी आपने देखा कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ज्यादा होता है, 12.096 एमयू होता है। तो लाइक अगर आप कार्बन 12 बनाते हो तो कार्बन 12 का मास तो 12 एमयू ही होता है। तो अगर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कार्बन 12 बना रहे हो तो वहां पे मास का लॉस हो रहा है, मास डिफेक्ट, मास का लॉस हो रहा है। तो मास का लॉस हो रहा है तो वो मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। आइंस्टाइन ने बताया E इक्वल टू mc स्क्वायर से कि मास बाय एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। तो जब मास का लॉस हो रहा है तो वो मास का जो लॉस हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुआ। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो इसका उल्टा कि आप कार्बन 12 से बना रहे हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वहां पे तो मास बढ़ रहा है। कार्बन 12 का तो जो मास है वो 12 एमयू ही है, और जब आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में उसको कन्वर्ट करोगे तो वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो मास ज्यादा है। तो मास में यहाँ पे गेन होगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में अगर तोड़ोगे कार्बन 12 को, अगर आप तोड़ोगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में, तो वहां पे तो प्रोडक्ट का मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का मास बढ़ रहा है। तो प्रोडक्ट का मास कहाँ से बढ़ गया भाई, कहाँ से आया मास? तो जो आप एनर्जी दोगे एक्स्ट्रा, ये जो आप एनर्जी दोगे एक्स्ट्रा, वही कन्वर्ट होगा उसमें मास में, वही मास में कन्वर्ट होगा और इसीलिए वो मास बढ़ेगा। तो आइंस्टाइन ने यही चीज बताया था कि भाई एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम लोग मानते थे कि नहीं, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड ब्रेकिंग एनर्जी। ये इतना चीज क्लियर है? जी सर। हाँ सर। क्या फास्ट हो गया, स्लो हो गया या ठीक है? ठीक है। सोमदीप? सर थोड़ा फास्ट हुआ था। अच्छा अच्छा। सृजन वो यस सर, ठीक ठाक ही है। Easy peasy lemon squeezy sir. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बाइंडिंग एनर्जी देख लिया आपने। अच्छा, अब देखो, तो बेसिकली क्या आपने देखा कि अगर हम एलिमेंट को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ेंगे तो मास बढ़ जाएगा। मास कहाँ से बढ़ेगा? एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी देना पड़ेगा, वो एनर्जी कन्वर्ट होगा मास में। एंड इट्स वाइस वर्सा कि अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेकर के और कोई एलिमेंट बनाते हैं, वहां पर मास घट जाएगा। तो मास घटा तो कहाँ गया? वो रिलीज हुआ एनर्जी में। तो एक बार फिर से बताओ, किस प्रोसेस में हमें एनर्जी देना पड़ेगा, किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा? सीधा बताएगी किस प्रोसेस में एनर्जी देना पड़ेगा, किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा? रिलीज होगा जब
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से विल बी मेकिंग द कार्बन 12 एटम, और जब ऑपोजिट प्रोसेस में एटम को ब्रेक करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, मतलब देना पड़ेगा। हाँ, राइट राइट राइट। अगर एलिमेंट को ब्रेक करेंगे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स में तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का कंबाइंड मास ज्यादा होता है, तो वहां पे मास बढ़ रहा है। और मास कहाँ से बढ़ेगा? जो हम एनर्जी देंगे वही कन्वर्ट होगा मास में। गुड। तो ये चीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मैं इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ फिर से। और अगर आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिल करके कोई एलिमेंट बनाते हो तो वहां पे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो कंबाइंड मास होगा वो ज्यादा होता है, और एलिमेंट जो बन रहा है वो उसका मास कम होता है। तो मास का लॉस हुआ, मास डिफेक्ट, मास में लॉस हुआ, वो कहाँ गया? वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो कोई एलिमेंट बनाओगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, उसमें एनर्जी रिलीज होगा। नाउ देयर इज अ टर्म बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब देखो न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। आई मीन न्यूक्लियंस का मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियंस मतलब जो न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस बोलते हैं। सो नाउ अगर किसी न्यूक्लियस का आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाला कि इसका बाइंडिंग एनर्जी है इतना, और उस न्यूक्लियस का मास नंबर है ए, तो ए मास नंबर के लिए बाइंडिंग एनर्जी इतना है बीई। तो पर न्यूक्लियन है ना, ए मास नंबर का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ए है, तो बाइंडिंग एनर्जी है बीई। तो पर न्यूक्लियन कितना हो गया बाइंडिंग एनर्जी? तो बाइंडिंग एनर्जी बाय ए, this will be binding energy per nucleon. So binding energy by A, this will be binding energy per nucleon. Now अब देखिए find binding energy per nucleon of carbon nuclei। जैसे अभी अभी हम लोगों ने कार्बन का निकाला है बाइंडिंग एनर्जी, कार्बन का बाइंडिंग एनर्जी ऊपर में कैलकुलेट किया ना अभी, देखो ये तो आया था 89.424 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आया था कार्बन 12 का बाइंडिंग एनर्जी। तो 12 न्यूक्लियॉन्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी इतना आया है 89.424 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पर न्यूक्लियॉन कितना हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी? 89.424 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 न्यूक्लियॉन्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी इतना है 89.424, तो पर न्यूक्लियॉन जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो 89.424 बाय 12, ये इतना होगा। नाउ इस पे फिर से आएंगे हम लोग। एक ग्राफ होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, which tells you about relative stability of nucleus, बट उस पर फिर से आएंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में और देखें। ये क्वेश्चन है which will help you in understanding, this question is very very important। कोई रिएक्शन कब एंडोथर्मिक होगा, कौन एक्सोथर्मिक होगा, इस क्वेश्चन से आपको समझने में हेल्प मिलेगा। आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट इसी टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, एंड जेई एडवांस में बहुत बार बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन आया है। तो ये कह रहा है कि अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन एज न्यूक्लियस ए प्लस न्यूक्लियस बी मिलके बनाता है न्यूक्लियस सी प्लस न्यूक्लियस डी। नाउ बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ए बी सी डी आर गिवन एज ए का बाइंडिंग एनर्जी है B1, बी का है B2, सी का B3, डी का B4 रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज्ड होगा ये बताना है आपको। ट्राई कीजिए कैसे बनाएंगे, फिर मैं बताता हूँ। चलिए बताइए। प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी का सम माइनस रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी का सम। क्या क्या? प्रोडक्ट का मतलब B3 प्लस B4 माइनस ऑफ B1 प्लस B2 होल। मतलब प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी का सम माइनस रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी का सम। अच्छा, करेक्ट। कैसे निकाला आपने? सही बोला, मतलब ये होना चाहिए। हाँ, कैसे निकाले? कैसे हो मतलब कैसे निकाला जाता है, थोड़ा बताइए, बच्चों को समझाइए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे तो दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी, तो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो टोटल एनर्जी लास्ट में कितना बना, मतलब जितना है प्रोडक्ट्स में और जितना रिएक्टेंट में था वो माइनस करेंगे तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ है रिएक्शन में मिल जाएगा। अच्छा, गुड गुड गुड, ठीक है, गुड। अब देखो
यहाँ पे क्या है कि आप लोग जो है ना वो बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन बनाने के लिए एक चीज आप इस तरीके से प्रोसीड कीजिएगा तो आप जो है वो जनरली नहीं फंसेंगे, आप बता पाएंगे आंसर क्या है वो। आप इस तरीके से सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी को मिला करके ए प्लस बी मिल करके क्या बन रहा है, सी प्लस डी बन रहा है, ठीक है। तो अभी आप क्या करो कि सोचो कि ए को तोड़ देना है बिल्कुल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। ए को अगर हम कंप्लीटली तोड़े प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में, तो ए को ब्रेक करने में हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, जितना ए का बाइंडिंग एनर्जी है विच इज V1, तो ए को तोड़ने में हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, V1। अच्छा, सिमिलरली बी को भी आप तोड़ दो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स में, तो बी को कंप्लीटली अगर ब्रेक करना है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स में, तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, B2 देना पड़ेगा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा, B2 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में कंप्लीटली तोड़ने के लिए हमें एनर्जी कितना देना पड़ रहा है, हमें एनर्जी देना पड़ रहा है B1 प्लस B2। बोलो क्लियर है सोमदीप? हाँ सर। बोलो। और ये B4 होगा। हाँ तो गुड। तो अब देखो, अब क्या है कि अब सी और डी बनाना है, तो आप सोचो कि हम वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से ही सी बना रहे हैं। तो अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से सी बनाएंगे, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से एलिमेंट बनाने में एनर्जी रिलीज होता है, तो कितना रिलीज होगा, सी को बनाने में रिलीज होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से सी को बनाएंगे तो उसमें एनर्जी रिलीज होगा जो सी का बाइंडिंग एनर्जी है विच इज B3। तो सी को अगर बनाएंगे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से तो एनर्जी रिलीज होगा B3। एंड सिमिलरली डी को भी अगर आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना रहे हो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कोई एलिमेंट बनाते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है, और डी को बनाएंगे भाई तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, जितना डी का बाइंडिंग एनर्जी है, तो कितना है वो, B4। तो B4 रिलीज होगा, तो टोटल एनर्जी, तो सी को जो है बनने में एनर्जी रिलीज हुआ B3, डी बनाने में एनर्जी रिलीज हुआ B4, ठीक है। तो ई में कितना होगा? और ए को ब्रेक करने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा, B1। बी को ब्रेक करने में एनर्जी देना पड़ेगा B2। तो हमें देना पड़ रहा है B1 प्लस B2 और रिलीज हो रहा है B3 प्लस B4, ठीक है। तो एनर्जी देना पड़ रहा है B1 प्लस B2 और रिलीज हो रहा है B3 प्लस B4। तो अगर वो बोल रहा है कि टोटल एनर्जी रिलीज कितना होगा, तो टोटल एनर्जी रिलीज कितना होगा, B3 प्लस B4 रिलीज हुआ और देना पड़ रहा है B1 प्लस B2, तो दिस विल बी द टोटल एनर्जी रिलीज। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोमदीप आया समझ में? हाँ सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ओके, अब देखिए यहाँ ये तो ये हो गया। यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा है, एनर्जी टू बी गिवन टू ब्रेक ए B1, एनर्जी टू बी गिवन टू ब्रेक बी B2, energy released in forming C B3, energy released in forming B B4, therefore net energy released in this process B3 plus B4 minus B1 plus, देखो कितना लिखा है मैंने, ठीक है, और आपको तो कितना फास्ट बता दे रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट, अब देखो यहाँ पे देखो, आपको एनर्जी देना पड़ रहा है B1 प्लस B2 तोड़ने के लिए, तोड़ने में एनर्जी लग रहा है B1 प्लस B2, और फॉर्म हो रहा है जो प्रोडक्ट, उसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है B3 प्लस B4। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होगा, व्हेन विल द रिएक्शन बी एक्सोथर्मिक? रिएक्शन एक्सोथर्मिक तब होगा जब एनर्जी रिलीज, टोटल एनर्जी रिलीज ज्यादा हो एनर्जी सप्लाइड से। तो टोटल एनर्जी रिलीज ज्यादा हो एनर्जी सप्लाइड से, है ना। तो एनर्जी रिलीज कब होता है, जब आप फॉर्म कर रहे हो, जब आप सी और डी को फॉर्म कर रहे हो तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होगा, जब जब क्या, बोलो तुम लोग बोलो यार, जब एनर्जी रिलीज कब होगा, जब B3 plus B4 greater than B1 plus B2। हाँ B3 प्लस B4 हो ग्रेटर देन B1 प्लस B2, बट B3 प्लस B4 क्या है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और B1 प्लस B2 क्या है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो जो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी है टोटल, उतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, और जो रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी है टोटल, उतना एनर्जी हमें देना पड़ रहा है।
तो अगर प्रोडक्ट का टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, अगर प्रोडक्ट का टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो हमें रिएक्शन एक्सोथर्मिक मिलेगा। और अगर हमें रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा होगा, ठीक है, रिएक्टेंट का अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी कम होगा, तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा ज्यादा, उस केस में रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। तो अब इसको आप याद रख सकते हो एज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कि इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, any nuclear reaction will be exothermic if total binding energy of product is greater than total binding energy of reactant. So any nuclear reaction will be exothermic if total binding energy of product is greater than total binding energy of reactant. Okay, ये क्लियर है? ये क्लियर है? जी सर। गुड। अब इसको क्या करो, आप दोनों साइड में ए से डिवाइड कर दो। अब देखो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है, लाइक टोटल मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मास नहीं, मैं मास नहीं बोल रहा हूँ, मैं मास नंबर बोल रहा हूँ। मास नंबर का मतलब टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास नंबर का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मास नंबर में नंबर की बात होती है, चीज ही है नंबर, ए मास नंबर। सो मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट, जो टोटल मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट होगा और टोटल मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। तो अगर हम दोनों साइड ए से डिवाइड कर दें तो दिस इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय total number of nucleons. This is total binding energy of product by total number of nucleons. So this is binding energy of product. This is binding energy per nucleon of product. So binding energy per nucleon of product. और इधर जो है वो क्या है, इधर जो है वो है क्या बोलते हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है, पहले आप बोल रहे थे कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अभी आप ये भी बोल सकते हो कि अगर भाई चूंकि मास नंबर सेम ही रहना है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगा रिएक्टेंट के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, है ना। सो वी कैन से इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीजेस द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर बढ़ जाएगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घट जाएगा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो इसी पे बेस्ड एक चीज और देखते हैं। कंसिडर ए न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें x और y मिलकर के मान लो P बना रहा है। तो एक न्यूक्लियर से x और एक न्यूक्लियर से y दोनों मिलकर बना रहे हैं P। अच्छा, तो देखो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है, तो चार्ज कंजर्व्ड होगा। सो Z1 प्लस Z2 विल बी इक्वल टू Z3, वो तो रहना ही है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो चार्ज होगा टोटल चार्ज विल रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो जो भी चार्जेस होगा वो प्रोटॉन्स की वजह से होगा। तो जो Z होता है वो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो Z1 का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन X, Z2 का मतलब टोटल, आप सिंपली ये कह सकते हो, प्रोटॉन छोड़ो, आप सिंपली ये कह सकते हो, प्रोटॉन का छोड़ो, सिंपली आप ये कहोगे कि टोटल चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में। सो Z1 प्लस Z2 विल बी इक्वल टू Z3, ठीक है। और किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल चार्ज कंजर्व्ड होता है। जैसे आप एलिमेंट्स का छोड़ दो, अगर आप नॉर्मल आपने देखा था कि न्यूट्रॉन भी अगर टूटता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन का चार्ज है 0, प्रोटॉन का चार्ज है +1, इलेक्ट्रॉन का -1, टोटल मिलके 0 ही हो गया। अगर आपको न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में आपने देखा था, तो वहां पे भी प्रोटॉन पे चार्ज है +1 और न्यूट्रॉन पे 0 और पॉजिट्रॉन, ये इन दोनों का मिलाकर के भी टोटल चार्ज +1 ही है।
So in any nuclear reaction, ठीक है, not only for elements but for in any nuclear reaction, total charge remain conserved. So you can write here Z1 plus Z2 is equal to Z3. And another thing is total mass number also remain conserved. So you can write A1 plus A2 is equal to A3 as well. So A1 plus A2 is equal to A3. तो यही चीज लिखा है यहाँ पे कि in any nuclear reactions, mass number A remains constant. So mass number constant रहेगा, so you can write total mass number of reactant equal to total mass number of product. Now total mass number of reactant कितना हो गया? A1 plus A2. Total mass number of product क्या हो गया? A3. So you can write A1 plus A2 equal to A3. Now again total charge also remain conserved, so you can write Z1 plus Z2 equal to Z3. अच्छा, अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की अगर बात करें, मान लो बाइंडिंग एनर्जी इसका B1 है, इसका B2 है और इसका B3 है, तो ये बताओ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? सर B3 greater than B1 plus B2. B3 greater than B1 plus B2. Total mass, total binding energy of product greater than total binding energy of reactant. अच्छा, यहाँ पे तो वही लिखा है, ठीक है, वही चीज लिखा है। हम लोगों ने तो ये देख ही लिया है कि लाइक रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक इफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एवरेज बाइंडिंग एनर्जी वाला पॉइंट हमने देख लिया ऑलरेडी। अब देखो क्या है ना, हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर ज्यादा होता है तो हमने ये देखा कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर बढ़ जाता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बढ़ जाता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ये हमने देखा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। अच्छा, नॉट ओनली दिस, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगा ना, तो इट आल्सो डिसाइड्स द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, like those nuclei which have higher value of binding energy per nucleon, they are more stable. So higher the value of binding energy per nucleon, greater is the stability of nucleus. अच्छा, so binding energy per nucleon जितना बढ़ेगा और न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ग्राफ में y एक्सिस पे लिया गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और x एक्सिस पे लिया गया है मास नंबर। सो x एक्सिस पे मास नंबर, y एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इसका जो ग्राफ होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है, लाइक देयर आर सम स्पाइक्स, कुछ स्पाइक्स रहेंगे कहीं कहीं पे, बट ऐसे जो ग्राफ है वो मोर और लेस कुछ इस टाइप का है। तो यू कैन सी कि स्टार्टिंग में लाइक जब मास नंबर कम है तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, मास नंबर बढ़ते जाने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ते जा रहा है। एंड आयरन 2656 इसका जो है ना वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होता है। आयरन 2656 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होता है, इट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आयरन 2656, दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई इन द यूनिवर्स, दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। इसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर मेरा टेक्स्ट बुक पे था निकल 62। कौन सा टेक्स्ट बुक था? सर मेरा बंगाली मीडियम का जो टेक्स्ट बुक है। नहीं, बाकी सब जगह तो जो भी रेफरेंस बुक्स वगैरह भी हैं वो सब में तो आपका यही रहता है, आयरन 2656 ही रहता है। आप अभी गूगल करके भी देख ले सकते हो। हाँ सर। जस्ट अ सेकंड, अब तो गूगल की भी जरूरत नहीं है यार, अब तो चैट जीपीटी आ गया है। तो आप डालो इस पे न्यूक्लियस हैविंग हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जो भी आयरन 56 ही है सोमदीप, मैंने देखा है। और हाँ, आपका निकिल 62 का भी है, लेकिन ऐसा लिखा है कि
लाइक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा इसी का होता है आयरन 56 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई. एंड इसके नजदीक में है ये निकल 62. इसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है, पर सबसे ज्यादा आयरन 56 का ही होता है. ठीक है. हाँ सर ठीक है. लाइक इसका भी देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी कितना है निकल 62 का. व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of nickel 62. निकल 62 का 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका आयरन का 8.8 है. सो क्लोज, बोथ आर क्लोज, बट इसका ज्यादा है, आयरन 56 का ज्यादा है. हाँ सर ठीक है. लेकिन आपका देखो बंगाली टेक्स्ट बुक में दिया है ये, तो आप बोर्ड्स के लिए अगर लिखोगे तो वही लिख के आओगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. ठीक है. हाँ सर. बोर्ड्स में क्या होता है, बोर्ड्स में दिमाग लगाना नहीं होता है. वहां पे एग्जामिनर दिमाग चेक नहीं करते हैं. वहां पे भाई जो बुक में लिखा है वही होना चाहिए. बट ऐसे बाकी जगहों में जो कि मेंस है, एडवांस है, कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पे आप आयरन 56 ही लिख के आओगे. एनसीईआरटी में भी आयरन 56 ही दिया है, कोई भी रेफरेंस बुक्स में भी आयरन 56 ही रहता है और इसी का ज्यादा है. तो बाकी जगहों पे आप आयरन 56 ही मार के आओगे. ठीक है. हाँ सर. सो ओके. अब आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम है और बाद में ये यहाँ पे इसका आयरन 56 का मैक्सिमम हो गया. उसके बाद फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, तो फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रहा है. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होना मतलब न्यूक्लियस का अनस्टेबल होना. So, as I told you earlier also, bismuth 83209, bismuth 83209, this is the heaviest stable nucleus. सबसे ज्यादा हैवी न्यूक्लियस जो स्टेबल है वो यही है. इसके बाद जिससे ज्यादा मास नंबर के जो भी न्यूक्लियाई हैं वो सभी अनस्टेबल हैं. सो दिस इज अनस्टेबल जोन. इधर जितना भी है आयरन 92 to 30, सॉरी यूरेनियम 92 to 38, थोरियम, ये सब जितने भी हैं सब अनस्टेबल हैं. ये स्टेबल जोन है. स्टार्टिंग में जब मास नंबर बहुत कम होता है तो भी वो अनस्टेबल जोन होता है. तो बिकॉज स्टार्टिंग में भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है. देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे कि यहाँ पे ये है हीलियम न्यूक्लियस. यू कैन सी कि हीलियम न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इसके आसपास वालों से बहुत ज्यादा है. सो यू कैन सी अ फ्यू स्पाइक्स समवेयर, कहीं कहीं पे आपको कुछ स्पाइक्स मिलते हैं. Those spikes correspond to few nuclei which are relatively very stable compared to their neighbors. अपने आसपास वाले मास नंबर से कंपैरेटिवली वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं. सो दिस स्पाइक्स, वो सब स्पाइक्स ये बता रहे हैं. नाउ यही रीजन है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाइक मास नंबर कम है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है. यही रीजन है कि जो स्मॉलर न्यूक्लियाई होते हैं दे अंडरगो फ्यूजन. वो फ्यूजन करके अपना मास नंबर बढ़ाना चाहते हैं सच दैट कि दे बिकम मोर स्टेबल. एंड आपका जब न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जा रहा है तो भी वो रिलेटिवली वो तभी वो अनस्टेबल हो जा रहा है. उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जा रहा है, अनस्टेबल हो जा रहा है. तो जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वो फ्यूजन करता है, वो टूट करके वो छोटा बनना चाहता है एंड सच दैट कि वो स्टेबल जोन में आए, सच दैट कि उसका मास नंबर कम हो एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल हो. तो इसीलिए बड़े न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूजन करते हैं और छोटे वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूजन करते हैं. है ना? बोलो. जी सर. हाँ सर. तो इसमें तो थ्योरी थ्योरी ज्यादा है ना? हाँ सर. थ्योरी वाला अच्छा होता है ज्यादा या न्यूमेरिकल वाला ज्यादा अच्छा होता है? आप बाइंडिंग एनर्जी केमिस्ट्री में तो है ऑलरेडी.
ये तो इसमें आप जेई इसका पीवाई क्यू अगर करोगे ना, आपको बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस दिख जाएंगे वहां पे। तो मैंने बता दिए हैं, बट अभी मैं ज़्यादा नहीं करवा पा रहा हूँ, आपके क्लासेस बहुत लिमिटेड हैं, सिलेबस बचा हुआ है बहुत। बाद में आप बोलोगे तो मैं बाद में करवा दूंगा एडवांस के लिए। तो अलग यहाँ से से क्या मतलब थियोरिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है मॉडर्न फिजिक्स से? नहीं, थियोरेटिकल नहीं आता है। अब यही बाइंडिंग एनर्जी पे क्या है ना, जैसे काम चीज इतना ही है, अब इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनेगा तो वो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, सिंपल ही होता है। आप ट्राई करना, बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है एक और होता है स्टेबिलिटी डिसाइड करने वाला, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। सो फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो होना चाहिए, फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो होता है वो 1 से 1.5 के बीच में होता है, 1 to 1.5। तो ये एक ग्राफ होता है, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा आपने, ये है ना, क्या है ये ग्राफ? स्टेबिलिटी बेल्ट ऐसा कुछ था। तो देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिया गया है न्यूट्रॉन नंबर, वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n। नाउ ये बीच में 45 डिग्री पे ये y इक्वल टू एक्स का लाइन खींचा गया है, y इक्वल टू एक्स की लाइन, ये 45 डिग्री पे, मतलब ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन वाला लाइन, n इक्वल टू z वाला लाइन। इस लाइन पे होने का मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, y इक्वल टू x। अगर आप इसके ऊपर जाओगे, इधर जाओगे, तो इस लाइन से अगर ऊपर जाओगे तो इधर क्या होगा, न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड इधर अगर रहोगे इधर, तो इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेस है देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नाउ जो अपने जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक्चुअल ग्राफ ऐसा होता है, अपने जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए एक्चुअल ग्राफ ऐसा होता है। सो यू कैन सी कि जब लाइक स्मॉलर एलिमेंट्स जो हैं जिनका एटॉमिक नंबर कम है, उसके लिए यू कैन सी कि ऑलमोस्ट ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स वाली ही है। दैट मीन्स ये अप टू आई थिंक 20 तक, तो अप टू क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट हाँ, अप टू ऑलमोस्ट 20 तक ये जो लाइन है वो y इक्वल टू एक्स की लाइन है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके बियॉन्ड जो है वो क्या है कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है तो यू विल रिक्वायर मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फॉर लाइक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो लगता है ना, तो लाइक स्टेबल करने के लिए आपको ज्यादा न्यूक्लियॉन्स चाहिए। ठीक है, ज्यादा न्यूक्लियॉन्स चाहिए, तो इसीलिए इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर, बिकॉज प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो उसमें तो रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ेगा, न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो उसमें रिपल्सिव फोर्स नहीं बढ़ रहा है, उसमें जो है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ रहा है। आप बोलोगे सर सेपरेशन भी तो बढ़ रहा है, तो आपने बोला था सेपरेशन बढ़ने से वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कम होता है, वो हाँ, लेकिन अभी सेपरेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ है, अभी तो मास नंबर कम ही है, तो मास नंबर कम ही है, तो अभी इतना ज्यादा सेपरेशन नहीं हुआ है। वो तब होगा जब काइंड ऑफ न्यूक्लियस बड़ा हो जाए काफी, लाइक बिस्मथ 83209 उससे ज्यादा हो जाए, तो फिर वहां पे फिर साइज मैटर करने लगेगा, फिर वहां पे फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होने लगेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो कमजोर पड़ने लगेगा। बट इधर अभी साइज इतना ज्यादा नहीं हुआ है, तो इधर लाइक स्ट्रॉन्ग फोर्स बड़ा करने के लिए यू नीड मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए यू नीड मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक्चुअल ग्राफ ऐसा होता है। सो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज नियरली इन बिटवीन 1 to 1.5 फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई,
एंड अप टू मास नंबर 20 तक में ये रेशियो ऑलमोस्ट 1 है, बाद में ये ग्रेटर देन 1 है। बट कभी भी यू कैन सी कि इधर कोई ग्राफ है नहीं। सो लाइक फॉर एनी स्टेबल न्यूक्लियाई, कोई भी ऐसा न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं है जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओनली एक्सेप्ट टू। देयर आर ओनली टू स्टेबल न्यूक्लियाई और जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। कैन यू नेम दोज? इस दुनिया में 2 ही न्यूक्लियाई हैं ऐसे जो स्टेबल हैं और उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एनी गेस? आयरन, हम्म, पूरे आयरन स्टेबल है तो आयरन होगा, कौन सा? नहीं होगा। आपका आवाज बहुत कम हो गया है। आई सेड आयरन। आयरन में तो क्या है? हीलियम 3। हीलियम 3, यस, हीलियम 3, 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। ये एक स्टेबल न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक हीलियम 3 हो गया। एक और सिर्फ 2 ही होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं। ये 2 किस चीज के एग्जांपल है आपने बोला? 2 एग्जांपल्स जिसमें कि मतलब 2 एग्जांपल्स नहीं, एक्चुअली होते ही 2 ही हैं, 2 होते ही हैं जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए स्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल हो और प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो न्यूट्रॉन से। एक बता दिया सोमोदीप ने, वो है हीलियम 2-3। एक और प्रोटियम। हाँ, यस, प्रोटियम, हाइड्रोजन 1-1 प्रोटियम। उसमें तो एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं। यही सिर्फ 2 हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बाकी सब में आप देखोगे कि या तो इक्वल होगा या फिर न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। अगर हाँ प्रोटॉन सर। नंबर ज्यादा है तो ये दोनों स्टेबल नहीं होंगे ना, क्योंकि ये तो लेस देन 1 हो जाएगा फिर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो। हाँ, राइट। तो लेस देन 1 होता है सिर्फ यही दोनों के लिए। ये लाइक लेस देन 1, ये जो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो है वो लेस देन 1 सिर्फ यही 2 केस में होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन 1-1 एंड हीलियम 2-3। ठीक है, यस सर। यस। तो अब देखो, in general, light nuclei mass number less than 20 contains approximately equal number of protons and neutrons, while in heavier nuclei number of neutrons increases. In nuclei with more than 10 protons, electrostatic repulsion becomes so high that excess number of neutrons is required for stability. Even in light nuclei, न्यूट्रॉन का नंबर में एक्सीड नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर लाइटर न्यूक्लियाई में भी न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो चलेगा, चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन कभी न्यूट्रॉन का नंबर छोटा नहीं होता है, कम नहीं होता है, एक्सेप्ट दिस 2। सिर्फ यही 2 एक्सेप्शंस है। ठीक है, नाउ तो ये बाइंडिंग एनर्जी वाला पार्ट हुआ यार, ये बाइंडिंग एनर्जी वाला पार्ट हुआ। ठीक है, क्वेश्चंस आप आर्काइव निकालिएगा और थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा। जिनका
मॉडर्न फिजिक्स 1 नहीं हुआ है, आई थिंक उनको 1 पहले कर लेना चाहिए, बाद में ही करना चाहिए ये रेडियो एक्टिविटी वाला। अदरवाइज कोई बुक है तो वो बना सकते हो। जेई एडवांस क्वेश्चन बैंक से नहीं, क्वेश्चन बैंक में तो सभी मिक्स मिलेगा, लाइक चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्सरे हो या सबका मिक्स मिलेगा। तो आप रेडियो एक्टिविटी मतलब ये वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा न्यूक्लियर फिजिक्स वाला, जैसे जो अलग बुक्स होते हैं जैसे सिंगेज होता है या कोई और होता है, तो उसमें वो 2 अलग अलग चैप्टर में दिया रहता है, तो फिर आप ये वाला चैप्टर बना सकते हो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला। ठीक है, जी सर। हाँ सर। तो